हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का, उसका सेट नंबर 8 लेकर आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले 2 सेट हो गया है और जो प्लेटफॉर्म बुक है उसका भी कुछ प्रैक्टिस सेट हो गया है। उसका भी वीडियो देख लीजिएगा, जिसका जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका भी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक हेल्प छोटा सा मुझे कर दीजिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। और शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक एक छोटा सा हेल्प मेरा पहुंच सके। तो आइए आज का देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य विकल्प को चुनें। वो सत्य विकल्प इसमें कौन सा है? तो इसमें ये क्या है कि पीडीएफ जो है ये प्रैक्टिस से थोड़ा पहले का है और इसमें कुछ चेंजिंग हो गया है। तो इसमें ऑप्शन ए में क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में तो सुमन बेरी जी है, सही है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी, ये सही है। नीति आयोग के सीईओ ये परमेश्वर अय्यर दिया है, जो गलत है। लेकिन नीति आयोग के जो सीईओ है अब बी आर सुब्रमण्यम हो गए हैं। तो ऐसे तो मान लीजिए कि ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी दिया है जो असत्य दिया है, क्योंकि जो 22वें विधि आयोग है वो बलबीर सिंह चौहान नहीं है बल्कि ऋतुराज अवस्थी है। और जो बलबीर सिंह चौहान है ये 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में खर्ची महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो खर्ची पूजा महोत्सव इसका आयोजन आपको त्रिपुरा राज्य में हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास बहुपक्षीय नहीं है? कौन सा युद्धाभ्यास है जो बहुपक्षीय नहीं है? तो इसमें जो लामिते है ये बहुपक्षीय नहीं है, बल्कि ये किसके साथ होता है? तो ये भारत और सेशल्स के साथ होता है। बाकी ये जो 3 अभ्यास है, मिलन 2022, बल्टोपस, खान क्वेस्ट, ये सब बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। मतलब इसमें एक से अधिक देश, 2 से अधिक देश मतलब शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन है वो 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और 14वां कहाँ पर हुआ था? तो चीन में हुआ था। तो ऐसे इसका क्या है नाम? तो BRICS। तो ऐसे इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो 2023 में साउथ अफ्रीका किया। और उससे 14वां किया था चाइना। और 13वां क्रम का था जो 2021 में भारत ने इसकी अध्यक्षता किया था। और जो 2023 में साउथ अफ्रीका ने अध्यक्षता किया तो इसमें 6 नए देश शामिल हो गए हैं। वो 6 नए देश कौन कौन है? तो 6 नए देश, एक मिस्र है, ईरान है, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, यूएई और इथियोपिया है। कौन कौन? मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, यूएई और इथियोपिया है। तो इसमें 6 नए देश शामिल हो गए हैं। लेकिन अभी जो इसका नाम है, नाम चेंज नहीं हुआ है, नाम तो अभी ब्रिक्स ही है। लेकिन अब आगे देखना है कि इसका अध्यक्षता तो पहले तो जो नाम है नाम के क्रम के अनुसार होता था। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और ए से साउथ अफ्रीका, ऐसे क्रम में होता था। अब देखना है आगे कि कैसे इसका अध्यक्षता होता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है? तो किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है? तो ये मध्य प्रदेश में मिला है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला है असम को मिला है। किसे? असम को। असम का जो ओरंग नेशनल पार्क है उसको अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम। रूल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कौन? तो भूपेंद्र यादव है। कौन है? भूपेंद्र यादव इसके लेखक है। अमिताभ कुमार इनका पुस्तक कौन है? तो द ब्लू बुक इनका पुस्तक है। उसके बाद है दीपम चटर्जी, इनका पुस्तक का नाम क्या है? तो द मिलेनियम जोगी जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? तो दीपक चटर्जी जी है। मिथिलेश तिवारी इनकी पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है? तो उड़ान एक मजदूर के बच्चे की, क्या इनके पुस्तक का नाम है? मिथिलेश तिवारी जी का
तो उड़ान एक मजदूर के बच्चे की। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा विकल्प जो दिया है असत्य दिया है। तो कौन सा इसमें विकल्प असत्य है, तो विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस जो 21 मार्च दिया है, ये 21 मार्च को नहीं बल्कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। जवाहर दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो शून्य कार्बन का उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2070 तक रखा गया है। और भारत का जो महाराष्ट्र राज्य का जो मुंबई शहर है उसने 2050 तक, कब तक, तो 2050 तक शून्य कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। और भारत का एक और लक्ष्य है भारत माने स्वतंत्र ऊर्जा देश कब से हो जाएगा, तो 2047 से स्वतंत्र ऊर्जा देश का लक्ष्य रखा गया है। और 280 गीगावाट, कितना, 280 गीगावाट जो सौर ऊर्जा उत्पादन है उसका लक्ष्य भारत सरकार का कब तक का है, 2030 तक का। कब, 2030 तक का। नेक्स्ट देखते हैं हम, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसको मिला है। तो ये मिला है हर्षिका रामचंद्रन को। किसे मिला है, हर्षिका रामचंद्रन को। और इसी में अगर पूछेगा कि पुरुष में किसे मिला है, तो पुरुष में मिला है साजन प्रकाश को, जो तैराकी से संबंधित है। किस खेल से, तैराकी से संबंधित है। और जो ये 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजन हुआ, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन जो हुआ गुजरात में हुआ था। और इसमें जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र टॉप पर रहा था पदक तालिका में। और 47वां इसका राष्ट्रीय खेल का क्रम है वो, सॉरी क्या है, 47 नहीं 37 होगा। जो 37वां क्रम का है वो कहाँ पर होगा, तो वो होगा आपको गोवा में। कहाँ पर, गोवा में 37वां क्रम का होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में कौन सा देश ह्वांगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया है। तो इसका सफल परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। किस देश ने, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। वहीं भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो पर्यावरण प्रदर्शन में भारत को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम, और भारत के पत्रकार है वो पत्रकारिता है कितने स्थान पर है, तो 161 स्थान पर है। पहले 150 पर था, अब 161 स्थान पर हो गया है। नेक्स्ट, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप में के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। नेत्रहीन जो T20 वर्ल्ड कप है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो युवराज सिंह बने हैं। नेक्स्ट, 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन बना है, तो 100% हर घर जल घोषित राज्य वो गुजरात राज्य बना है। नेक्स्ट, आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है, तो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो बना है वो गुजरात राज्य बना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं होता है। तो इसमें किसका जो है समान विमीय सूत्र नहीं होता है, तो बल और जो दाब दिया है ऑप्शन ए में, इसका समान सूत्र नहीं होता है। क्योंकि बल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, तो ml T⁻⁻² होता है। और जो दाब है उसका होता है ml -1 l⁻⁻1 और T⁻⁻² होता है। तो दाब और बल का समान नहीं होता है। बाकी जो कार्य ऊर्जा दिया है, कार्य ऊर्जा का क्या होता है, तो कार्य और ऊर्जा का ml² T⁻⁻² होता है। उसके बाद दिया है एक आवेग और संवेग। आवेग ऑप्शन सी में क्या है, तो आवेग और संवेग, इसका क्या होता है, ml T⁻⁻1 आवेग और संवेग का होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो हमारा और भार और बल है, तो इसका भी जो विमीय सूत्र होता है वो भी सेम होता है। लेकिन जो बल और दाब है इसका विमीय सूत्र सेम नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, कोयला का जलना किसका उदाहरण। कोयला का जलना जो है यह किसका उदाहरण है, तो कोयला का जलना आपको रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतर होता है। कोयला में क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा कथन मतलब सत्य है, इसमें विचार करना है। तो देखते हैं हम, आइए, है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है। तो जो समस्थानिक होता है इसमें रासायनिक गुण भिन्न नहीं होता है।
बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होता है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है, रासायनिक गुण भिन्न नहीं होता है। ऑप्शन 2 में दिया है संभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो जो संभारिक होता है, संभारिक के रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, समान नहीं होते हैं। संभारिक के रासायनिक गुण भिन्न होते हैं और इसका जो परमाणु भार है वो समान होता है संभारिक का, और परमाणु संख्या संभारिक का भिन्न होता है और रासायनिक गुण भी भिन्न होता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर ऐसे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब दोनों में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करिए। तब ऑप्शन एक में दिया है श्यानता ठोस, द्रव तथा गैस का गुण है। तो जो श्यानता है इसमें पूछ रहा है कि किसका गुण है, श्यानता किसका गुण है, तो ठोस, द्रव और गैस तीनों का गुण नहीं है, बल्कि द्रव और ठोस, द्रव का हो जाएगा, और ठोस भी लगभग आता है। ऑप्शन 2 में दिया है एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, तो ये सही दिया है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता बढ़ जाती है, तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता का गुण जो होता है वो क्या होता है, तो घट जाता है, बढ़ता नहीं है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है। और जो गैस है, गैस का श्यानता बढ़ जाएगा लेकिन द्रव का श्यानता घट जाता है। तो हमारा जो इसमें सही सिर्फ दिया है वो ऑप्शन 2 सही दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। यह नियम किसका है, तो यह नियम है किरचॉफ का नियम। किसका नियम है, यह किरचॉफ का नियम है। नेक्स्ट देखते हैं हम, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। किसी खोखले जो चालक है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान क्या होता है, तो 0 होता है। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। पॉजिट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कौन सा होता है, तो पॉजिट्रॉन पर धनात्मक आवेश होता है। ये और पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का एंटीकॉन होता है पॉजिट्रॉन, और इस पर जो आवेश होता है, पॉजिट्रॉन का आवेश कितना होता है, तब प्लस में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का जो रंग है वो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, तो सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर है ये एनरिको फर्मी ने बनाया था। किसने बनाया था, एनरिको फर्मी ने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। ऑप्शन ए में है आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है। और तत्वों के नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। इसमें प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन नहीं है, तो जो सीसा संचायक सेल है ये प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। ये क्या होता है, तो ये द्वितीय सेल का उदाहरण है। ये क्या होता है, तो ये बार बार चार्ज होता है, मतलब जो बैटरी बार बार चार्ज होगा तो द्वितीय सेल के अंतर्गत आता है, और जो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है वो चार्ज नहीं होता है। तो डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल और वोल्टीय सेल, ये जो तीनों है ये प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें दिया है 1 2 3 ऑप्शन में दिया है, और इससे कौन सा जो दृष्टि दोष है संबंधित है। तो एक में दिया है लेंस की गोलाई बढ़ जाता है, लेंस की फोकस दूरी घट जाता है, और लेंस की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो यह किस दोष में ये होता है, तो ये जो होता है ये निकट दृष्टि दोष में होता है। लेंस की क्या होता है, गोलाई बढ़ जाता है, लेंस की फोकस दूरी घट जाता है, और लेंस की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और जो इसका जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पर बनता है, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, तो इसमें इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना के आगे बनता है। और इसी का जस्ट अपोजिट जो दूरदृष्टि दोष दिया है उसमें क्या होता है, तो दूरदृष्टि दोष में तो जो लेंस की लंबाई है वो लेंस की जो गोलाई की लंबाई है वो घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता उसमें घट जाता है, और प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है। मतलब एक याद रखिए, निकट दृष्टि का याद रखिए, बस उसका अपोजिट दूर दृष्टि को कर देना है। ऑप्शन बी में है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, तो बुढ़ापे में लोगों की जो आंखें की सामंजस्य क्षमता है
वो घट जाता है। उसमें क्या होता है कि नज़दीक का दिखाई देगा और न ही दूर का दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है। कार्बनिक मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो इसे भाप आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। जब द्रव के अंदर का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक का अंतर अधिक हो जाता है, तब मिश्रण आसवन विधि से अलग हो जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण क्या क्या है, तो कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है और एंथ्रासीन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है वो है कौन, क्लोरीन है। कौन है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, क्लोरीन है। और एक है ऑप्शन बी में फ्लोरीन। ये क्या होता है, तो फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। किस तत्व के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, तो क्लोरीन के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, बल्कि फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसके यौगिक में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। नेक्स्ट, कपूर में वायु का विलयन उदाहरण, कपूर में वायु का विलयन किसका उदाहरण है, तो ये है ठोस का गैस में विलयन। कपूर में वायु का विलयन किसका उदाहरण है, तो ठोस का गैस में विलयन। नेक्स्ट, मिलेराइट अयस्क है। मिलेराइट किसका अयस्क है, तो ये निकेल का अयस्क है मिलेराइट। कोबाल्ट का अयस्क एक है, कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट का अयस्क क्या होता है, तो स्मेल्टाइट होता है। क्रोमियम का कोबाल्ट का क्या होता है, तो स्मेल्टाइट। और एक ऑप्शन ए में क्रोमाइट दिया है, सॉरी क्रोमियम दिया है, तो क्रोमियम का अयस्क होता है क्रोमाइट। टीन का अयस्क क्या होता है, तो टीन का अयस्क कैसीडाइट होता है। नेक्स्ट, मक्खन कोलाइड, सॉरी क्या है मक्खन कोलाइड कब बनता है। जो मक्खन है वो कोलाइड कब बनता है, तो जब वो वसा की गुलिकाएं पानी में छितर जाते हैं तब जो मक्खन है वो कोलाइड बन जाता है। नेक्स्ट, टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है, तो टेफ्लॉन का सामान्य नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। नेक्स्ट, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों में कौन सा जो है असत्य दिया है, तो इसमें 35 का ऑप्शन में हमें चुनना है कि कौन असत्य दिया है। तो ऑप्शन ए में है आयनिक यौगिकों का द्रव्यणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। तो आयनिक यौगिकों का जो क्वथनांक और द्रव्यणांक है वो निम्न नहीं बल्कि उच्च होता है। तो ऑप्शन ए में ही हमें गलत दिखाई दे दिया कि जो आयनिक यौगिक का द्रव्यणांक और क्वथनांक होता है वह उच्च होता है। ऑप्शन बी भी हम देख लेंगे कि आयनिक यौगिक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, तो सही है। इसकी आयनन की मात्रा उच्च होती है, तो ये भी सही है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है यह स्ट्रासबर्ग का है। किसका है, स्ट्रासबर्ग का। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न किस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे से सेड्रल का तेल निकाला जाता है। जो सेड्रल का तेल है वो किससे निकाला जाता है, तो देवदार के पेड़ से सेड्रल का तेल निकाला जाता है। ऑप्शन ए में है चीड़। चीड़ जो है, चीड़ का पेड़, इससे क्या कौन सा तेल निकाला जाता है, तो इससे तरपीन का तेल निकाला जाता है। एक है जूनिपेरस। जूनिपेरस से कौन सा तेल निकाला जाता है, तो जो सेड का उल है वो जूनिपेरस पेड़ से निकाला जाता है। नेक्स्ट, अंगूर में किस प्रकार का अपस्थानिक जड़ पाया जाता है। अंगूर में किस प्रकार का अपस्थानिक जड़ पाया जाता है, तो इसमें मणिक की जड़ें पाई जाती हैं। कैसी जड़ें पाई जाती हैं, तो मणिक की जड़ें अंगूर में पाई जाती है। और ऑप्शन में क्या दिया है कि ए में है कंदिल जड़ें। कंदिल जड़ें किस में पाई जाती है, तो शकरकंद में पाई जाती है। और एक है पुलकित जड़ें। पुलकित जड़ें किस में पाई जाती है, तो डहलिया में पाई जाती है। और ऑप्शन बी में है ग्रंथिल जड़ें। ये किस पौधे में पाई जाती है, तो जो हल्दी होता है उसमें ग्रंथिल जड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट, पुष्प का सहायक अंग कौन होता है। पुष्प जो है उसका सहायक अंग कौन होता है, तो पुष्प का सहायक जो अंग है वो दलपुंज होता है। कौन होता है, दलपुंज होता है पुष्प का सहायक भाग। एक दलपुंज होता है, एक मतलब दलपुंज, और एक होता है बाह्य दलपुंज। ये दोनों जो है पुष्प का सहायक भाग है।
और यह अनावश्यक भाग है, आवश्यक नहीं है, अनावश्यक भाग है। और एक जो है पुमंग और जयांग, पुमंग और जयांग है, यह पुष्प का आवश्यक भाग है। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? इसमें कौन जो है असत्य दिया है? खरगोश, खरगोश में गुणसूत्र की संख्या 44 होती है, तो सही है। कबूतर में 82 होता है, तो ये गलत है, क्योंकि कबूतर में जो गुणसूत्र की संख्या होता है वो 80 होता है। चिंपैंजी में 48 होता है, तो सही है। मेढक में 26 होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है? किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिका द्वारा होता है? तो संघ प्लेटी हेलमिंथिस का होता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कण का मृत्यु स्थल कौन सा होता है? तो लाल रक्त कणिका जो मृत्यु स्थल है, एक होता है प्लीहा, प्लीहा को ही क्या बोला जाता है? तो स्प्लीन बोला जाता है। अगर प्लीहा ऑप्शन में नहीं रहता है तो यकृत होता है, क्योंकि यकृत को भी रक्त का मृत्यु स्थल बोला जाता है। नेक्स्ट, मेरु रज्जु के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? मेरु रज्जु जो है उसके संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कि यह प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है मेरु रज्जु, तो सही है। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, इसका एक अर्थ है, तो सही है। ऑप्शन सी में दिया है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैंगली ने लगाया था, तो ये गलत दिया है, क्योंकि जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसका पता जो है वो किसने लगाया था? तो इसका पता लगाया था, किसने लगाया था? तो मार्शल हॉल ने लगाया था। किसने लगाया था? मार्शल हॉल ने लगाया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य कौन नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य जो है वो कौन नहीं है? तो वह है विटामिन डी का, विटामिन डी का संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है, क्योंकि विटामिन डी जो है ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है? तो विटामिन सी से होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का कार्य है क्या? विटामिन सी का निर्माण करना। नेक्स्ट देखते हैं हम, समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष कब है? तो इसका प्रारंभ जो वर्ष है वो कब है? तो है 1997 से 98। नेक्स्ट, रामानुजम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रामानुजम जो ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है रामानुजम ट्रॉफी। नेक्स्ट देखते हैं हम, गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो गाइड के लेखक है वो R.K. नारायण है। कौन है? R.K. नारायण गाइड के लेखक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP से किसे घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। नेक्स्ट, हवाला क्या है? हवाला क्या है? तो जो हवाला है यह क्या है? तो विदेशी मुद्रा का जो अवैध कारोबार होता है उसी को हवाला कहा जाता है। नेक्स्ट, देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति कौन सी है? तो इसमें गठित समिति कौन है? देश में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए गठित समिति, क्वेश्चन पीछे हो गया है, तो ये इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उषा थोराट समिति हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कालीबंगा के उत्खनन से कौन नहीं है? तो जेपी जोशी जो है वो कालीबंगा के उत्खननकर्ता से संबंधित नहीं है। जेपी जोशी जो है किस के उत्खननकर्ता से संबंधित है? तो ये धौलावीरा के उत्खननकर्ता से संबंधित है। नेक्स्ट, शून्यतावाद के दर्शन संबंधित है। शून्यतावाद दर्शन संबंधित है किससे? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या है? तो अशोक की जो धम्म नीति है इसका मूल सिद्धांत है स्वनियंत्रण। क्या है? स्वनियंत्रण। अशोक का जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो 261 BC में हुआ था, और किस पर? तब कलिंग पर हुआ था। कलिंग की राजधानी कहाँ है? तो उसली है। उस वक्त वहाँ का राजा कौन था? तो खरवेल था। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मतलब कौन इसमें कथन गांधार कला के संबंध में सत्य दिया है? गांधार कला जो है उसके संबंध में इसमें कौन सा कथन सत्य दिया है? ऑप्शन एक में क्या दिया है? इस शैली को ग्रीक
शैली या ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ है। तो जो गंधार कला शैली है इसका जो सर्वाधिक विकास कुषाण कला में हुआ है, ये सही है। उस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है, तो ये भी सही है। उसका इसका उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मिहिर भोज की उपलब्धि की चर्चा की गई है। मिहिर भोज की उपलब्धि की जो चर्चा है वो किस अभिलेख में की गई है? तो इनकी उपलब्धि की जो चर्चा है वो ग्वालियर अभिलेख में की गई है। एक है मंदसौर अभिलेख। ऑप्शन ए में क्या है? मंदसौर अभिलेख। इसमें किसके बारे में चर्चा है? तो जो मालवा नरेश यशो बर्मन है उनके बारे में मंदसौर अभिलेख में चर्चा हुआ है, मतलब इनकी उपलब्धि के बारे में चर्चा है मंदसौर अभिलेख में। ऑप्शन डी में है देवपाड़ा अभिलेख। डी में देवपाड़ा अभिलेख है। इसमें किसके बारे में चर्चा है? तो जो सेन वंश का शासक विजय सेन है उसके उपलब्धि की चर्चा देवपाड़ा अभिलेख में है। ऑप्शन सी में है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख में किसके बारे में चर्चा है? तो जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय है उसके बारे में चर्चा एहोल अभिलेख में है, जिसके रचनाकार कौन है? तो रवि कीर्ति है। कौन है? रवि कीर्ति। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया था। भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो मोहम्मद गौरी को जाता है। सर्वप्रथम इक्ता किसने चलाया था? तो मोहम्मद गौरी ने चलाया था। और इक्ता जो है, इक्ता व्यवस्था, इसको व्यापक स्तर पर किसने फैलाया था? तो इल्तुतमिश ने व्यापक स्तर पर फैलाया था। और प्रथम इक्ता कौन था? तो प्रथम इक्ता मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये प्रथम इक्तादार था। और जो इल्तुतमिश है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट, हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था? तो हुमायूं का जो मकबरा है उसका जो शिल्पकार था वो कौन था? मिर्जा ग्यास बेग था। कौन था? मिर्जा ग्यास बेग जो था हुमायूं के मकबरे का शिल्पकार था। और एक है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जिसका वास्तुकार कौन था? तो उताह उल्ला था। कौन है? जो ऑप्शन ए में उताह उल्ला है ये बीबी के मकबरे का वास्तुकार था। और ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद खां था। कौन? उस्ताद ईसा खां था। और जो उताह उल्ला और हंसपत राय है ये दोनों बीबी के मकबरे का वास्तुकार था, दोनों मिलकर किया था। नेक्स्ट, निम्न में से उसके शासनकाल के क्रम में सजाइए। मतलब ये जो मराठा साम्राज्य के शासक थे इनको काल क्रम के अनुसार सजाना है। तो इसमें पहले कौन थे? तो पहले थे बाजीराव। पहले कौन थे इसमें? बाजीराव पहले थे। सॉरी, बाजीराव पहले नहीं थे, पहले थे बालाजी विश्वनाथ। कौन थे पहले? पहले बालाजी विश्वनाथ थे, उसके बाद बाजीराव थे, उसके बाद बाजीराव थे, तब जाके माधवराव अंत में थे। पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव और फिर माधवराव। तो ऑप्शन सी में हमारा राइट दिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? जो कोलाचेल का युद्ध है यह कब हुआ था? तो कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1741 में कोलाचेल का युद्ध हुआ था। और इसमें किसके बीच हुआ था ये युद्ध? तो जो त्रावणकोर के राजा मार्तंड है, त्रावणकोर के राजा मार्तंड और जो डच थे उनके बीच हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किसके तहत हुई थी? तो ये लाहौर की संधि के तहत हुई थी। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है वो कब से कब हुआ था? तो 1845 से 46 के बीच हुआ था। 46 में ही लाहौर की संधि हुई थी। एक है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो वो हुई थी 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। किसके बीच? तो रंजीत सिंह और मेटाकॉफ के बीच। किसके बीच? रंजीत सिंह और मेटाकॉफ के बीच हुई थी। रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन था? भूमकाल विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता है वो कौन था? तो गुणाधुर था। कौन था? गुणाधुर। नेक्स्ट, असत विकल्प को चुने। असत विकल्प इसमें कौन दिया है? तो वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना पंडित रामाबाई दिया है। जो क्या है? तो लगता है गलत दिया है। क्या दिया है? ये गलत दिया है। और वीमेंस इंडिया एसोसिएशन जो है
इसकी स्थापना 1917 में हुआ था और इसकी जो संस्थापक है वो पंडित रामाबाई नहीं है। जो पंडित रामाबाई है ये आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? तब पंडित रामाबाई। और जो वीमेंस इंडिया एसोसिएशन है इसकी स्थापना सदाशिव अय्यर ने किया था। किसने किया था? सदाशिव अय्यर ने। बी में है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसके केबी हेडग्वायर है खुदाई खिदमतगार के अब्दुल गफ्फार खां है। हरजग सेवक संघ के महात्मा गांधी है। नेक्स्ट देखते हैं हम 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार क्या था? तो गांधी जिन्ना के असफल होने का आधार क्या था? तो सीआर फार्मूला था। क्या था? सीआर फार्मूला के तहत था। नेक्स्ट 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा का विकास था। एक हंटर आयोग आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, तो हंटर आयोग नहीं है, ये शिक्षा से संबंधित है। अगर इस भी 1882 जाएगा तो समझ लीजिएगा कि शिक्षा से है। और 1919 में एक जलियांवाला बाग की जांच के लिए आया था, जो जलिया बाग में जो घटना हुई थी उसको जांच के लिए आया था हंटर आयोग। और ऑप्शन ए में दिया है भूमि संबंधी विवेचना। भूमि संबंधी विवेचना यह किसने किया था? तो इनाम आयोग के तहत हुआ था 1852 में। और उस वक्त जो शासक कौन था, मतलब जो गवर्नर कौन था? वो डलहौजी था। एक है ऑप्शन बी में टकसाल संबंधी सुझाव। टकसाल संबंधी जो सुझाव है यह किस आयोग के तहत हुआ था? तो ये हर्सेल आयोग के तहत 1893 में हुआ था। और ऑप्शन डी में है पुलिस कार्यपद्धति पर विचार। पुलिस कार्यपद्धति पर विचार ये फ्रेजर आयोग के तहत हुआ था। कब? तो 1902 में। नेक्स्ट देखते हैं हम चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था भावरा में हुआ था। कहाँ पर? भावरा में हुआ था। भावरा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। और 1906 में इनका जन्म होता है। भंगा, ऑप्शन ए में है भंगा। भंगा कहाँ है? तो भ से भंगा, भ से भगत सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ पर? पंजाब में 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी में है हबीबपुर। हबीबपुर में किसका जन्म हुआ था? तो खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। हबीबपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और इनका जन्म 1889 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम निम्न कथनों पर विचार करिए। तो कौन जो कथन है इसमें सही दिया है और कौन गलत दिया है? ऑप्शन एक में है भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला है। ये गलत दिया है क्योंकि 5 राज्य नहीं बल्कि 11 राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है। जो पश्चिमी घाट है वो 5 राज्यों में नहीं बल्कि 6 राज्यों में फैला है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला है, तो ये सही दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि पुलिकट जो झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला है। नेक्स्ट येना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? येना जलप्रपात जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट असत्य कथन चुनना है कि इसमें कौन गलत दिया है? कुंडा परियोजना, कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर, ये सही दिया है। गंगा सागर परियोजना गंगा नदी पर, ये गलत दिया है क्योंकि गंगा सागर परियोजना ये चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी में सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर, सही है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो बी दिया है वो गलत दिया है। नेक्स्ट रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है। नेक्स्ट सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये चंडीगढ़ में है। प्रतिशत के अनुसार चंडीगढ़ में है और जनसंख्या के अनुसार लीजिएगा तो दिल्ली में है। नेक्स्ट NH-53 जोड़ती है। जो NH-53 है किसको जोड़ती है? तो हजीरा से पारादीप को NH-53 जोड़ती है। और दिल्ली से चेन्नई है, दिल्ली से चेन्नई को कौन सा जोड़ता है? तो NH-48 जोड़ता है। जोरहट से शिलांग ऑप्शन सी में दिया है, जो किसको जोड़ता है? तो इससे NH-6 जोड़ता है। और जो संगरूर से अंकोला है इसको कौन जोड़ता है? संगरूर से अंकोला को NH-52 जोड़ता है, NH-52 जोड़ता है। नेक्स्ट मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है? मक्का में व्हाइट बर्ड जो रोग है ये जस्ता की कमी से होता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी है जो कोसी की सहायक नदी है नहीं है? तो ये खून जो नदी है, खून नदी, ये कोसी की सहायक नदी नहीं है बल्कि ये रामगंगा की सहायक नदी है। बाकी इंद्रावती,
लिखू नदी, सुन नदी, ये सभी कोसी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित दरों को उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। निम्नलिखित जो दरा दिया है उसको ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जो ऑप्शन ए में दिया है थालघाट धारा, थालघाट धारा की ऊंचाई कितना है तो 580 है। भोरघाट धारा की ऊंचाई कितना है 630 है। उसके बाद कौन सा है तो उसके बाद पालघाट धारा, पालघाट धारा की ऊंचाई कितना है तो 305 है। सेनकोटा धारा की ऊंचाई 280 है। तो इसमें क्या बोला है अवरोही क्रम, मतलब बड़ा से छोटा। तो पहले भोरघाट होगा, उसके बाद थालघाट होगा, और उसके बाद पालघाट, और उसके बाद सेनकोटा धारा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में जो घास का मैदान है उसको क्या कहा जाता है तो दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है वेल्ड कहा जाता है। और जो डाउन मतलब डाउन है, डाउन कहाँ पर है तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। प्रेरी कहाँ पर है, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में है। स्टेपी कहाँ पर है तो स्टेपी घास का मैदान मध्य एशिया में है। और ये सभी घास के जो मैदान है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कंपनी दिया है कि कंपनी किस देश के सहयोग से बना है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है। ऑप्शन ए में दिया है बाल्को, बाल्को जो है किसके सहयोग से बना है तो सोवियत संघ मतलब रूस के सहयोग से। ऑप्शन सी में है क्या नाल्को, नाल्को किसके सहयोग से बना है तो नाल्को बना है फ्रांस के सहयोग से। ऑप्शन सी में है इटली, इटली किसके सॉरी ऑप्शन सी में है माल्को, माल्को किसके सहयोग से तो इटली के सहयोग से। और ऑप्शन डी में है इंडाल्को, इंडाल्को किसके सहयोग से तो यूएसए के सहयोग से नहीं बल्कि कनाडा के सहयोग से बना है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है। रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है तो इसका संबंध त्रिपुरा राज्य से है। नेक्स्ट, ढकनी किस राज्य का नृत्य है। ढकनी जो है यह किस राज्य का नृत्य है तो ढकनी नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है अरुणाचल प्रदेश का ढकनी नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कोरिंग कक्ष, कोरिंग कक्ष वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है। कोरिंगा कक्ष वनस्पति किस राज्य में स्थित है तो यह कहाँ पर स्थित है तो यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था तो इसका प्रारंभ हुआ था 1977-78 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता किया गया था तो यह नहीं हुआ था क्योंकि गांधी जी ने सभा छोड़कर ही भाग गए थे। नेक्स्ट, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो ये भी गलत है क्योंकि भारत अपना स्वराज चाहता था। तो ऑप्शन डी में है जो सभी गलत है। और इसी के लिए कौन सा अंग्रेजों ने प्रस्ताव लाया था तो क्रिप्स घोषणा किया था। क्रिप्स घोषणा उन्होंने अंग्रेजों ने कब किया था तो 11 मार्च 1942 को क्रिप्स घोषणा किया था। और क्रिप्स जो मिशन है भारत में कब पहुंचा था तब 22 मार्च 1942 को पहुंचा था। और इसके अध्यक्ष कौन थे क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष क्रिप्स ही था। और इसे भेजा किसने था तो उस वक्त इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री कौन थे तब विंस्टन चर्चिल थे जिन्होंने भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं हम, संविधान सभा के कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। जो कार्य संचालन समिति है उसका अध्यक्ष कौन था तो के.एम. मुंशी थे। कौन के.एम. मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे तब पटाभी सीतारमैया थे। और जो संविधान सभा की कार्य समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे तो उसके जीवा वलंकर थे। और प्रक्रिया नियम संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी इसके अध्यक्ष कौन थे तो ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है तो इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है तो यह अनुच्छेद 9 में। मतलब अगर 9 में किसी देश की नागरिकता आप लेते हैं तो आपकी देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है अनुच्छेद 9 के तहत। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है तो जो परामर्शी न्याय निर्णय है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था की न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है तो किस वाद में किया है तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में किया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का दर्शन निहित है। भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो किस में निहित है
तो नीति निर्देशक सिद्धांत में स्थित है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है, तो ये भाग 4 में है। और आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 36 से 51 में है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के तहत परिहार है। परिहार जो है, जो राष्ट्रपति क्षमादान किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो आर्टिकल 72 के तहत करते हैं। तो इसमें जो परिहार है उसमें क्या है, तो परिहार में क्या होता है, तो सजा की मात्रा जो है वो बदल जाती है। नेक्स्ट, महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। महाधिवक्ता का जो राज्य में महाधिवक्ता होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो उसका कार्यकाल इनमें से कोई नहीं होता है, क्योंकि जो महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल की इच्छा अनुसार जितने दिनों तक चाहे वो रह सकता है, जब तक राज्यपाल चाहेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 221 संबंधित है। अनुच्छेद 221 किससे संबंधित है, तो संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का निर्धारण से संबंधित है, अनुच्छेद 221 से। और ऑप्शन ए में दिया है कि भारत द्वारा सॉरी, ए में क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना। यह किस आर्टिकल में के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो अनुच्छेद 217 के तहत है। और इसी में इनका कार्यकाल के बारे में भी चर्चा है। ऑप्शन बी में दिया है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण जो राष्ट्रपति करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो वो 222 के तहत करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है। कौन सा विकल्प इसमें जो है असत्य दिया है, तो जो प्रकीर्णन है यह सत्य दिया है, क्योंकि प्रकीर्णन 269 से 292 के बीच नहीं होता है, बल्कि 361 से लेकर 367 के 20 आर्टिकल में है। ऑप्शन ए में दिया है संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 63, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323, तो ये सही दिया है। लेकिन ऑप्शन जो सी है वो गलत दिया है। और राज्यसभा राजभाषा 343 से 351, ऑप्शन डी में ये भी सही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, सही है। यह एक प्रशासनिक पद होता है, तो ये भी सही है। ये संसद का अस्थायी अधिकारी होता है, तो ये गलत दिया है, क्योंकि ये जो अस्थायी अधिकारी नहीं होता है बल्कि ये अस्थायी अधिकारी होता है। नेक्स्ट, नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब हुई थी। नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना 1969 में हुई थी। 1986 में कौन से नदी का विवाद का निपटारा हुआ था, तो रावी और ब्यास का 1986 में हुआ था। और जो बंसधारा और मांडवी नदी है उसका निपटारा 2010 में हुआ था। 2004 में हुआ था किसका, तो जो कृष्णा नदी जल विवाद है उसका निपटारा 2004 में हुआ था। नेक्स्ट, मलयालम की शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था। तो भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है, तो 6 भाषा है, शास्त्रीय भाषा है। लेकिन इसका जो आंसर होगा, मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया है, तो 2013 में दिया है। और भारत का जो शास्त्रीय भाषा है वो कौन कौन है, तो एक है तमिल, कौन है, तमिल है, फिर संस्कृत है, तमिल संस्कृत, उसके बाद कन्नड़ है, कन्नड़ के बाद कौन सा हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा। और एक है कौन, तो एक ओडिसी है, उड़ीसा, मतलब उड़ीसी भाषा है। कौन कौन, एक हो जाएगा मलयालम, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और उड़ीसी, जिसमें मलयालम को 2013 मिला है। बाकी जो तमिल है, तमिल को 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु का कब, तेलुगु भी, कन्नड़ और तेलुगु दोनों जो है 8 में। और उसके बाद जो ओडिसी है 2014 में ओडिसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम, राष्ट्रपति की संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया जाता है। तो किस संशोधन के तहत लाया जाता है, 44वें संशोधन के तहत लाया जाता है। नेक्स्ट, भूरिया समिति का गठन हुआ था। भूरिया समिति का गठन किस लिए हुआ था, तो जो इसका गठन हुआ था यह अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए हुआ था। और 96 है गणित में क्या है कि दो संख्याओं का जोड़फल 342 है, उनका महत्तम 19 दिया है, तो संख्याओं के कितने युग्म बनाए जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, 342 में सिर्फ 19 से भाग लगा देना है, तो 19 से भाग लगेगा तो 18 बार में जाएगा, तो इसके युग्म को निकालना है। तो युग्म कौन कौन होगा, तो एक होगा 1 और 17, और दूसरा कौन हो जाएगा, तो 5 और 13 होगा, तीसरा
7 11, यही 3 युग्म होगा, 1 17, 5 13 और 7 11, क्योंकि ये जोग हम, क्योंकि 1 17 जोड़िएगा तो 18, 15 13 18, 11 7 18, ये जोड़ कर 18 लाना है। और ये जुग्म ऐसा बनाना है कि जिसका HCF जो हो 1 निकले, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में तो सिर्फ ए बी का मान इसमें रख देना है, उसके बाद बना देना है, तो इसका आंसर जो होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 12,100 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करिए कि उनके क्रम से 3 साल और 4 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो बराबर मिश्रण धन प्राप्त होता है। पहले मिश्रण धन प्राप्त होगा, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों बच्चों के जो बीच का अंतर है, जो अंतर आएगा मतलब पैसा का उनका अंतर का 75% निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, मिश्रण का है तो पहला में 3 साल और 6 18, तो कितना हो जाएगा 118% मिश्रधन हो जाएगा, रेशियो में कहते हैं। उसके बाद 4 6 24, तो 124 ये मिश्रधन हो गया। और जो इसको कटा देना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार में 59 बार में कटेगा और ये 62 बार में। तो टोटल कितना दिया है 121, मतलब 12,100 रुपये ये दिया है। और ये जो होगा कितने के बराबर होगा, ये 59 और 62 जोड़िएगा तो 121 के बराबर होगा। और इसका अंतर कितना आएगा, अंतर जो आएगा अंतर आएगा 3 का अंतर आएगा। और 3 का ये जो अंतर आएगा ये दोनों के बीच का अंतर आ गया, और इसका हमें 75% निकाला है, तो 75% 3/4 होगा। तो 121 से 121 कट गया, 4 से ये 25 कट गया, 25 और 3 के 9, 25 9 कितना होगा 225 होगा। तो हमारा ऑप्शन 225 होगा। बाकी वीडियो पुश करके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया है टेबल, ये बैठाना है इस टेबल पर, तो मैं फिगर बना दे रहा हूँ, बाकी आप बना लीजिएगा। फिगर में क्या क्या है, 6 लोग हैं, कितना है 6 लोग हैं। तो यहाँ पर P होगा, PRTQS और U, फिगर यही होगा। और इसका जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए में R दिया है वही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में फिर क्या है, ये कितना क्यू है, 3 का क्यू है और ये 4 का क्यू है, तो 4 3 12 है। ये 5 का क्यू है और ये 8 का क्यू है, तो 8 5 40, तो ये और ये 7 का क्यू है, 6 का क्यू है, तो 7 6 42, ऑप्शन सी में हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा एक हेल्प कर दीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगे। आपसे एक यही रिक्वेस्ट है। थैंक्स दोस्तों।